हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो रिसेंटली फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम हुआ था, उत्तराखंड फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट, इसमें जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आया था, मतलब केमिस्ट्री का जो पेपर था, उसके आंसर की आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मतलब जितने भी 75 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के, बाकी 25 जीके जीएस के क्वेश्चंस थे। तो इसमें जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, त्रिबंध युक्त क्रियाशील माध्यमिक यौगिक है। अब त्रिबंध जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो क्रियाशील माध्यमिक यौगिक होता है वो कौन सा होता है? बेंजोइन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक यौगिक को अवश्य अनुपालन करना चाहिए। अब देखिए, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनको क्या अनुपालन करना चाहिए? तो इसमें से 4 लोगों के नियम दिए गए हैं। तो इसमें जो हकल का नियम है, तो इनको हकल का नियम क्या करना चाहिए? अनुपालन करना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है? जो नियोपेंटेन होता है उसका आईयूपीएसी नेम क्या है? तो ये हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोस्नेही नहीं है? अब यहाँ पर पूछा इलेक्ट्रोस्नेही नहीं है, बाकी जो 3 होंगे वो इलेक्ट्रोस्नेही होंगे, जो 1 होगा वो इलेक्ट्रोस्नेही नहीं होगा। तो इसमें जो R2O है ये इलेक्ट्रोस्नेही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा गुणधर्म एक पूर्ण संख्या है? तो तत्वों का कौन सा गुणधर्म होता है जो एक पूर्ण संख्या होती है? तो ये होता है परमाणु संख्या। अब देखिए, जो पूर्ण संख्या होती है, परमाणु संख्या कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है। जो इनकी परमाणु संख्या होगी वो चेंज नहीं होगी। परमाणु त्रिज्या चेंज हो सकती है, आयतन और द्रव्यमान ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज हो सकता है, बट जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, वो हमेशा एक ही रहेगा। नेक्स्ट है, क्रोमियम परमाणु Z=24 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जो क्रोमियम परमाणु है उसमें Z=24, इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी? तो ये होगी 6। ठीक है। कितनी होगी? 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकोणीय द्विपिरामिड अणु में बंद होता है, मतलब बंद कौन होता है? अब देखिए, जो एक त्रिकोणीय द्विपिरामिड अणु में जो बंद होता है वो कौन सा बंद होता है? तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें। ठीक है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का इसमें बंद कौन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अब जो संयोजकता बंध सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हिटलर एवं लंदन के द्वारा किया गया था। हिटलर और लंदन करके 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा था? संयोजकता बंध सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। देखिए, वर्ष 1927 ईस्वी में क्या होता है, जो हिटलर और लंदन नामक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा? संयोजकता जो बंध सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करा था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होता है? अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है और अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम। तो ये किसका होता है? ये होता है NH3 का। किसका होता है? NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। फिर देखिए, SF6 अणु में संकरण है, तो SF6 अणु में कौन सा संकरण होगा? तो ये होगा हमारा sp2d2। ठीक है। sp3d2 कौन सा होगा? sp3d2, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के 2 एकांकी युग्म और इलेक्ट्रॉनों के 2 बंध युग्म किस में उपस्थित हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के 2 एकांकी युग्म और इलेक्ट्रॉनों के 2 बंध युग्म उपस्थित होंगे? तो ये होंगे हमारा NH3 में। किस में होंगे? NH3 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O अणु के लिए कंपन मोडों की संख्या होगी। तो H2O जो अणु H2O होता है, जो H2O के अणु जो होते हैं, इसके लिए कंपन मोडों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जो रैखिक होते हैं ना, रैखिकों के लिए जो फॉर्मूला होता है 3n-5 होता है, और जो गैर रेखीय अणु होते हैं इनके लिए 3n-6 होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबलतम अम्ल है? तो इनमें से बताना है प्रबलतम अम्ल कौन सा होगा? तो ये होगा ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल जो होता है ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। इंडोल में 5 सदस्यीय वलय है। जो इंडोल होता है, इंडोल में 5 सदस्यीय वलय कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा पाइरोल। ठीक है। क्या होता है? पाइरोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रभाव के कारण अवशोषण अधिकतम छोटे तरंग दैर्घ्य की ओर स्थानांतरित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोला जाता है? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है? तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इनमें से कौन नहीं देता है? तो ये नाइट्रोबेंजेन होता है, जो नाइट्रोबेंजेन नहीं देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाली एल्कीन है। अब एल्कीन, एल्काइन ये सारे समूह आपने पढ़े होंगे। तो जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाली एल्कीन है इनमें से ये कौन सी हो जाएगी? 2 ब्यूटीन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट के निर्माण में जो एक रसायन प्रयुक्त होता है या प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो ये कौन सा होता है? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। अब यहाँ पर देखिए ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट नाइट्राइट करके है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ट्राइनाइट्रेट होता है, नाइट्राइट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च बहुलक है। तो स्टार्च किसका बहुलक है? तो ये ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है स्टार्च? ये होता है ग्लूकोज का बहुलक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी के नियम का समीकरण है। जो हेनरी का नियम होता है, हेनरी के नियम का समीकरण होता है C=K/P। ठीक है, C= क्या होता है? KP होता है हेनरी का नियम का समीकरण। फिर देखिए ऊष्मा चालित इंजन की दक्षता को व्यक्त किया जाता है। जो ऊष्मा चालित इंजन होता है उसकी दक्षता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए W/Q2 = T2 - T1/T2। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। वैसे जो ऊष्मा चालित इंजन की दक्षता होती है उसको हम लोग ऐसे भी करते हैं D = W/Q2, ऐसे करते हैं। ठीक है, D = W/Q2 फिर T2 - T1 जो भी होगा आगे को ऐसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि MgOS2 के विलेयता √2 है, यानी एक तत्व दिया है MgOS2, इसकी जो विलेयता है, इसका गुणांक मतलब इसका विलेयता का मान कितना है? √2 है। तो इसकी विलेयता गुणांक का मान क्या होगा? अब देखिए गुणांक का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 4x²। इसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। देखिए फिर रखते हैं 4 की जगह 4 रखा, x कितना दिया है हमें? √2 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 ऐसे ही रहेगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 2 बचा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित बहुलकों में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो श्रृंखला वृद्धि बहुलक का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं होगा? तो ये होगा पॉलीथीन। कौन सा नहीं होगा? पॉलीथीन नहीं होगा। फिर देखिए HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी विकिरण प्रयुक्त होती है? जो HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है तो इसमें कौन सी विकिरण प्रयुक्त होती है? कौन सी होती है? ये होती है रेडियो आवृत्ति, जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसको इसमें HNMR में प्रयुक्त किया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से FeCO5 में कौन सा संकरण है? जो FeCO5 है इसमें कौन सा संकरण होगा? तो इसमें होगा sp3d। ठीक है, कौन सा होगा? sp3d होगा। ल्यूकस अभिकर्मक है। तो ल्यूकस अभिकर्मक है तो ये किसका अभिकर्मक है? तो ये निर्जलीय ZnCl2 तथा सांद्र HCl का अभिकर्मक है। फिर देखिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक में होता है। जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक है इसमें होता है, क्या होता है इसमें? इसमें होता है एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम इसमें होता है। फिर है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन केवल द्विशर्करा सम्मिलित कार्बोहाइड्रेट है? तो समुच्चयों में कौन सा ऐसा है जो केवल द्विशर्करा सम्मिलित कार्बोहाइड्रेट है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब देखिए इसमें ऐसा है ना, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज है, कहीं पे ग्लूकोज भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस ऑप्शन में तो आपको ग्लूकोज नहीं मिलता, इसमें ग्लूकोज और सुक्रोज तो है लेकिन इसमें फ्रक्टोज आ गया। तो इसमें कन्फ्यूजन है, इसका ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है। NaCl क्रिस्टल में Na+ की समन्वय संख्या है। अब देखिए जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें जो क्रिस्टल है इसमें Na+ की समन्वय संख्या होगी, तो समन्वय संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए फॉर्मूला होगा। तो जो ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के लिए जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? तो ये हो जाएगा डेल्टा E = -W। कौन सा होगा? डेल्टा E = -W होगा। फिर देखिए डाई एथिल ईथर तथा प्रोपेनॉल के स्पेक्ट्रम में प्रेक्षित HNMR सिग्नलों की संख्या है क्रमशः। तो सिग्नलों की कितनी संख्या होगी? 2 तथा 3 होगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ गर्म किया जाता है तो यह बनाता है। अब देखिए ग्लिसरॉल को अगर हम KHSO4 के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा एलिल अल्कोहल। क्या बनाएगा? एलिल अल्कोहल बनाएगा।
फिर है आईआर स्पेक्ट्रम में 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स से नीचे के क्षेत्र को कहते हैं। अब जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है इसमें जो 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको अंगुली छाप क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगुली छाप क्षेत्र कहते हैं। देखिए O2 का बंद कोटि है, तो O2 का बंद कोटि कितना होता है? 2.5 होता है। कितना होता है? 2.5 होता है। Sc2 का बंद कोटि है, He होगा यहाँ पर, ये दिख नहीं रहा अच्छे से ना, तो हीलियम-2 है। हीलियम-2 का बंद कोटि कितना होगा? तो इसका जो बंद कोटि होता है ये कितना होता है? ये होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। फिर है सेलुलोज के जल अपघटन द्वारा कौन सा मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है? अब आपने मोनोसैकेराइड्स पढ़े होंगे ना, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो देखिए सेलुलोज के जल अपघटन द्वारा कौन सा मोनोसैकेराइड प्राप्त होगा? तो इसमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। अब देखिए सैकेराइड 2 टाइप के होते हैं, जैसे सैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो ये हमारी बॉडी में भी मिलते हैं। स्टार्च का सामान्य आणविक सूत्र है, तो स्टार्च का जो सामान्य आणविक सूत्र है ये क्या होगा? C6H10O5 होल N। क्या होगा? C6H10O5 होल N होगा। फ्रक्टोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ पर गलत कथन की बात करी है, तो गलत वाला कथन ये हो जाएगा, इसमें 3 द्वितीयक अल्कोहल समूह सम्मिलित होते हैं या सम्मिलित हैं, तो ये वाला कथन गलत होगा। एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट में 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, तो वो 2 क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं? तो ये हो जाएगा OH CHO। तो यहाँ पर CHO तो दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या मानते हैं? ऑप्शन ए को राइट मान लेते हैं। ठीक है, OH COOH। वैसे क्या होता है? OH CHO इसका फॉर्मूला होता है, OH CHO इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर OH तथा CHO है नहीं, तो COOH हम लोग ले लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका फिक्स आंसर अभी नहीं बता सकते। ठीक है, फिर देखिए उपकरण का नाम जिसके उपयोग से समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन की मात्रा को मापा जा सकता है। तो उपकरण का नाम बताना है जिससे हम क्या कर सकते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन की मात्रा को माप सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये होगा हमारा पोलारीमीटर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौगिक में कायरल केंद्र है? इनमें से कौन सा यौगिक है जिसमें क्या होता है? कायरल केंद्र होता है, तो ये हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? अगर हम लोग ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा CH3CHO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन अणु में कुल कितने सिग्मा तथा पाई बंध हैं? तो जो बेंजीन अणु है इसमें कुल कितने सिग्मा तथा पाई बंध होंगे? तो इसमें होंगे हमारे 12 सिग्मा तथा 3 पाई। कितने होंगे? 12 सिग्मा और 3 पाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु या आयन नियॉन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु या आयन है जो नियॉन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक होता है? तो ये होता है F-। ठीक है, फिर देखिए BF3 अणु में उपस्थित ज्यामिति एवं संकरण का प्रकार है। तो BF3 अणु में उपस्थित जो ज्यामिति एवं संकरण का प्रकार है ये कौन सा होता है? तो ये होता है त्रिकोणीय समतल यानी sp2। फिर है निम्नलिखित आयनों में किस एक का आकार अधिकतम है? तो निम्नलिखित आयनों में से किस एक का आकार इसमें अधिकतम होगा? तो ये होगा Rb+ का। ठीक है, रुबीडियम प्लस का होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है एथीन में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है? जो एथीन है, एथीन में जो कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था होती है ये कितनी होती है? तो ये होती है हमारा sp2। क्या होती है? sp2 होती है। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र है। तो साइक्लोएल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया दी है इसमें जो यहाँ पर X होगा ना, X की जगह हम क्या यूज करेंगे? तो इसमें X की जगह यूज करेंगे NH2NH2OH। ठीक है, NH2NH2OH यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम है? अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है और न्यूनतम पूछा है, तो ये हो जाएगा CCl4 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में अधिकतम घुलनशील होता है? तो पानी में अधिकतम घुलनशील कौन सा होता है? एथेनॉल होता है।
प्लस आर प्रभाव वाला समूह कौन सा है? तो प्लस आर प्रभाव वाला समूह कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा OH। ठीक है, कौन सा होगा? OH, यानी इसको एल्किल ग्रुप भी बोला जाता है। सहसंयोजक आबंध का होमोलिटिक विखंडन देता है। तो सहसंयोजक आबंध का होमोलिटिक जो विखंडन होता है तो ये कौन देता है? ये देता है मुक्त मूलक। ठीक है, विखंडन क्या देता है? मुक्त मूलक देता है। फिर है पाई बंध किसके अतिव्यापन से बनता है? जो पाई बंध है ये किसके अतिव्यापन से बनता है? तो ये बनता है पी कक्षक के अतिव्यापन से। एलपीजी का मुख्य घटक है, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एन ब्यूटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद X क्या है? तो इसमें जो उत्पाद होगा X ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा इस सेकंड वाला। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद X क्या है? इसमें भी यही पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? इनमें से कौन सा यौगिक है जो एरोमेटिक नहीं होगा? तो साइक्लोप्रोपीन जो होता है, साइक्लोप्रोपीन क्या नहीं होता? एरोमेटिक नहीं होता। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है? तो कौन सा यौगिक है जो प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है 2-एमिनोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम स्थायी कार्बोनाइन है। तो सबसे कम स्थायी कार्बोनाइन कौन सा होता है? तो ये होता है CH। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा ना, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है CH4 का पूर्ण दहन देता है। तो CH4 का पूर्ण दहन कौन देता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का जल अपघटन देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा CH4। निम्न यौगिक परिवर्तन हेतु सबसे उपयुक्त अभिकर्मक है। तो ये जो यौगिक परिवर्तन के लिए जो मुख्य अभिकर्मक होगा ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम कोणीय खिंचाव स्ट्रेन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो खिंचाव होता है, स्ट्रेन होता है, ये किस में पाया जाता है? तो साइक्लोप्रोपेन में पाया जाता है। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद X है, तो इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? तो इसका उत्पाद होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ नाइट्रोफिनॉल पी नाइट्रोफिनॉल से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि? तो इसका हमें रीज़न बताना है, क्योंकि नाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीइथाइलिन की एकलक इकाई है। जो पॉलीइथाइलिन होता है इसकी एकलक इकाई क्या होती है? तो ये होती है एथीन। ठीक है, नेक्स्ट है गैमेक्सेन है। तो गैमेक्सेन क्या होता है? ये एक कीटनाशक होता है। गैमेक्सेन क्या होता है? एक कीटनाशक होता है। फिर है अणुसूत्र C5H8 से बनने वाले संभावित एल्काइनों की संख्या है। तो इससे बनने वाले एल्काइनों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगा हमारा 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 जो एल्काइन होता है, 3 एल्काइन इससे बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जल की कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पाद बनेगा? अगर हम लोग क्या करेंगे ना, जल की कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? तो एथीन हमें प्राप्त होगा। निम्न में से कौन सा एक लुईस अम्ल है? तो लुईस अम्ल, लुईस क्षार आपने पढ़े होंगे, तो लुईस अम्ल कौन सा होता है? AlCl3। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बीन है। तो कार्बीन क्या होता है? उदासीन तथा इलेक्ट्रोस्नेही होता है। कोल्बे संश्लेषण में सोडियम एसीटेट की इलेक्ट्रोसिलिस से एनोड पर प्राप्त होने वाला यौगिक है। तो इससे प्राप्त होने वाला यौगिक कौन सा होगा? CH4 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी को मीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा? CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये थे हमारे 75 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं। जब तक इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक हमें इनके सारों के एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता। काफ़ी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन सही आंसर मैंने गूगल से इधर उधर बुक्स से ढूंढ ढांढ के इसके आंसर्स करे हैं। अब हो सकता है गलती से 2-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आयोग कुछ और आंसर मान लेता है, 1-2 चीज़ें हल्की फुल्की इधर उधर हो सकती है, बट अब जब आंसर की ऑफिशियल आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इसकी आंसर की थी। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी देखिए
इसका जो दूसरा फिजिक्स का पेपर था और जैसे बायोलॉजी के जैसे जूलॉजी है, जूलॉजी और बॉटनी के जो पेपर हुए थे उनको भी मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। ठीक है, कल या परसों को उनकी वीडियोज़ भी मैं एक साथ लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।